सभी को नमस्कार। आज का एक वीडियो एक कमेंट के जवाब देते हुए बना रहा हूं, लेकिन आप सब लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा कि सर मैं लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहा हूं, मुझे हर हाल में सिलेक्शन लेना है। मैं हटकर क्या करूं, पूरी दुनिया से अलग क्या करूं कि मेरा पहली बार सिलेक्शन हो जाए। आप जिस भी परीक्षा से जुड़े हुए हैं, यदि आपने निश्चित कर लिया है कि सर मुझे इसका कंपटीशन देना है, मन में आपकी कोई दुविधा नहीं है, पहली चीज जो मैं कहूंगा कि हटकर क्या करें, इसका जवाब दूंगा। पहली चीज हटकर यही करें कि मन में तुम्हारे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ये दुविधा यदि मन में है तो फिर आप उस भीड़ की तरह ही है, आपको अलग करने की जरूरत ही नहीं है, आप हार जाओगे। कॉन्फ्लिक्ट जब अर्जुन के दिल और दिमाग में था, अर्जुन लड़ भी नहीं पाया, और जब कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हुआ वही अर्जुन लड़ता है, और लड़ता नहीं है, वो जीतता है। तो हम सब के जीवन में एक महाभारत है कि सर मैं ये करूं कि वो करूं, मैं कैसे करूं, उसको कर लूं, ये हो जाएगा। इन सब चीजों से हटकर जिस लक्ष्य को तुमने चुना है, गहराई से उसके बारे में सोचिए। पहली चीज, ये दुविधाएं आपकी समाप्त होनी चाहिए, ये कदापि नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हटकर क्या करें। पाठ्यक्रम का प्रिंट आउट आप सबके पास होता है और होना भी चाहिए। उसका एक एक पॉइंट आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए, टू द पॉइंट। जो ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, आप आरपीएससी की कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, अब जो पेपर पैटर्न आ रहा है वो ये आ रहा है, टू द पॉइंट। टू द पॉइंट का मतलब है जो टॉपिक है आपने पढ़ा है, उस टॉपिक से एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन उस टॉपिक को इस लेवल से पढ़ना है कि आपको पता चलना चाहिए। यहां दो तीन बातें हैं जो आप समझ के जाएंगे। ट्रिपल आर की चर्चा मैं बहुत बार कर चुका हूं। आपके दिल दिमाग में कई बार ये सवाल आता है कि सर मैं मॉडल पेपर हल करूं, मैं टेस्ट सीरीज दूं, या केवल मैं पीवाईक्यू पढ़ लूं, या थ्योरी पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीजें होती हैं। पहला आर आपका रीडिंग होता है, जिसको आप बोलते हैं पढ़ना, ये सबसे जरूरी होता है, मतलब थ्योरी। दूसरा आर है आपका रिवीजन। रिवीजन का मतलब समझ रहे हैं, आप नियमित रूप से कंसिस्टेंसी के साथ रिवीजन जरूर करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा सशक्त हथियार है। और तीसरा है रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन क्या है? रिकॉग्नाइजेशन क्या है? पहचान, आइडेंटिटी। पहचान, आइडेंटिटी का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, एक टॉपिक है ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस में, 1858 से 1919 के बीच राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय चेतना का विकास। अब ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन पहचान का मतलब है जब इस टॉपिक का तुम एनालिसिस करते हो एनसीईआरटी के आधार पे, इग्नो नोट्स के आधार पे, जहां से ज्यादातर प्रश्न बनाए जाते हैं, तो ये देखने में आता है कि मुश्किल से 3 से 4 पेज बनते हैं। पूरी आइडेंटिटी बन जाती है कि यहां से इस बिंदु से दादा भाई नौरोजी पे प्रश्न उठाया गया, नरम दल गरम दल पे प्रश्न उठाया गया। मतलब ये टॉपिक की पहचान जब तक आप नहीं कर पाओगे, टुकड़ों में विभाजित करके उसे पढ़ नहीं पाओगे, तब तक आप भीड़ से अलग नहीं कर रहे हैं, केवल अटाफिकेशन कर रहे हैं। सीक्वेंस से पढ़िए, आइडेंटिटी करके पढ़िए, और जो टॉपिक आपने चुन लिया कि कोई भी सिलेबस में आपका टॉपिक है, मान लीजिए अधिगम साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो अधिगम आपने जैसे रीड किया, उसके बाद जस्ट उसके 3 साल के पेपर, ज्यादा नहीं, केवल मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि जैसे आपने एक टॉपिक लिया है, कोई भी टॉपिक ले लिया, लर्निंग ले लिया, उस टॉपिक के 3 साल के जो पेपर हैं, पीवाई क्यू हैं, वो आप जरूर देखें। बाकी इससे ज्यादा नहीं जाएं आप। बहुत सिलेक्टेड स्टडी करनी है, बहुत सिस्टमेटिक स्टडी करनी है। तो जैसे टॉपिक लिया, उसके 3 साल की पीवाई क्यू आपने देख ली, उससे आपकी समझ बनी, और जैसे समझ बनी, आप जब इस टॉपिक को दूसरी या तीसरी बार जब पढ़ेंगे, तो फिर उस टॉपिक के आपके एकदम से शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। शॉर्ट नोट्स मतलब, मान लीजिए मैंने किताब में 50 पेज, क्योंकि अधिगम सबसे बड़ा टॉपिक होता है, लर्निंग या कोई भी आपके जीके का टॉपिक ले लिया, उस टॉपिक को आप 4 से 5 पेज में अपने शॉर्ट नोट्स बना लोगे। और जब कंपटीशन से, एग्जाम देने से 20 दिन या 30 दिन पहले आपके पास पूरे सिलेबस के इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स बन चुके हैं, तो आप अर्जुन की तरह महाभारत के युद्ध में बहुत आगे निकल चुके हैं। अन्यथा आप पीछे ही रहेंगे, चक्रव्यूह में फंसेंगे और गलतियां करेंगे और मरेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, टॉपिक पढ़िए, उसकी अच्छे से रीडिंग कीजिए, और रीडिंग करने के बाद 3 साल के पेपर देखिए। जब वो टॉपिक रिवीजन में आए, रिवीजन मतलब आप 7वें दिन उस टॉपिक को जरूर रिवाइज करें। 7वें दिन कीजिए, फिर 14वें दिन या 21वें दिन कीजिए, फिर 28वें दिन कीजिए। इस प्रकार से जब आप रिवीजन करते हैं, 3-4 बार जब रिवीजन में आते हैं, तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स सबसे बड़ी ताकत होती है पढ़ाई की। रीडिंग अच्छे से कर रहे हैं,
शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हैं, 3 साल के केवल PYQ देख रहे हैं, कंसिस्टेंसी है आपके, नियमितता आपके पढ़ने में है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक सवाल आप लोगों के दिल दिमाग में आता होगा कि सर मैं एक पार्ट को एक साथ पढ़ूं या लगातार पढ़ लूं, या मैं 2 पार्ट को एक साथ लेके चलूं या 4 पार्ट को एक साथ लेके चलूं। देखो, मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग यदि आप पढ़ाई करते हैं, यदि किसी एक पार्ट को आप एक बार लेके चलते हैं और जब दूसरे पार्ट को आप लेके चलेंगे तो पहले वाला पार्ट आप भूलना स्टार्ट कर देंगे। मनोविज्ञान ये हमेशा कहता है कि आप हमेशा पूरे टाइम टेबल को डिवाइड करके चलिए। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, और टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप 3 से 4 पार्ट में पूरे सिलेबस को आपने डिवाइड किया और प्रॉपरली टाइम दीजिए कि यहां से इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, इसको मैं ज्यादा टाइम दूंगा, ये मेरा पहले पढ़ा हुआ, इसको मैं कम टाइम दूंगा, लेकिन उन 3 से 4 पार्ट को आप साथ लेके चलिए और साथ ही रिवीजन कीजिए। रिवीजन मतलब जिस टॉपिक का नंबर 30 दिन आ गया उसका फिर अगले 14वें दिन आ रहा है, 17वें दिन आ रहा है, वो देख लीजिएगा, लेकिन वो आपको साथ लेके चलना है। ऐसे नहीं है कि आप एक पार्ट को लगातार पढ़ रहे हैं, दूसरा पार्ट 2 महीने बाद में आ रहा है, तो तुम्हारी पढ़ाई जो है वो सही दिशा में नहीं चल रही है। तीसरी चौथी चीज आप लोगों का, ये जो सवाल है उन्हीं से बनाया है वीडियो मैंने, कि सर मेरे पास कंटेंट पहले से मैं पढ़ रहा हूं, अब मान लीजिए कि कोई एग्जाम में प्रश्न बहुत हटके आ गए, अब मैंने उस कंटेंट को बहुत दिल से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, अब मैं क्या करूं, एकदम से नई किताब लेके आऊं क्या? कभी नहीं लेके आनी। यदि आपने कोई किताब पढ़ रखी है, मान लीजिए आप साइकोलॉजी मेरे से पढ़ते हैं, हिस्ट्री किसी और सर से पढ़ते हैं, ज्योग्राफी किसी और से पढ़ते हैं, उनके नोट्स हैं, मान लीजिए हो सकता है किसी एग्जाम में 4% बाहर आ गए, तो आप कोशिश कीजिए कि जिन टॉपिक से वो गहराई वाले प्रश्न आए उन्हीं टॉपिक्स को आप अपडेट कीजिए, उन्हीं नोट्स को आप अपडेट कीजिए, ना कि वो जो आपने मेहनत की है, जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए थे उनको तो आपने बंद करके रख दिया, मार्केट में गए एक गाइड लेके आए, उस गाइड को पढ़ने में तुम्हें बहुत जोर आएगा, उसकी शब्दावली समझने में बहुत जोर आएगा, तो ये गलती आप नहीं करें। यदि वो कंटेंट कुल मिला के ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसी कंटेंट को आप सेम रखिए। आप केवल एक काम कीजिए, उस टॉपिक्स को या उन नोट्सों को अपडेट कीजिए। अपडेट मतलब आपके लेटेस्ट जो PYQ हैं, जो लेटेस्ट लास्ट ईयर के जो प्रश्न पत्र हैं, उनके आधार पे जो नई चीजें हैं, मतलब एक पूरक सामग्री के रूप में उसमें ऐड कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा बजाय कि एकदम से नई सामग्री। तो चौथा सुझाव मेरा है कि कंटेंट जो है वो सेम रखिए। पांचवी चीज कि सर हम पढ़ते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग होती है, इसका रीजन होता है कि आप एब्सेंस ऑफ माइंड, आप किसी चीज को फुलफिलमेंट तरीके से करते ही नहीं। हम जो भी चीज कर रहे हैं उसमें कंप्लीटली उस समय वही काम करें। एक चीज बहुत जरूरी भी है और ये निश्चित रूप से आपको फॉलो करनी चाहिए, यदि आप एक बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और भीड़ से हटके कुछ करना चाहते हैं, ये वर्चुअल है, आभासी दुनिया है, ये जब आप पढ़ रहे हो उस समय बंद होना चाहिए, इसका कंप्लीटली एयरप्लेन मोड पे होना चाहिए। जब तुम्हारा चलाने का मूड हो गया तो तुम 1 घंटे चलाओ चाहे 2 घंटे चलाओ, तुम्हें यूट्यूब देखना है, किसी टीचर की रणनीति देखने से मेयर ने बना दी, कोई और टीचर ने बना दी, निश्चित रूप से देखिए आप, लेकिन एक फिक्स टाइम रखिए कि मुझे 1 या 1.5-2 घंटे पढ़ना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं लाइब्रेरी में भी इसको बार बार कोई नोटिफिकेशन है उसको देख रहा हूँ, बीच बीच में कोई ग्रुप्स देख रहा हूँ, उसकी कोई PDF डाउनलोड कर रहा हूँ, ये कंप्लीटली मूर्खता होती है और जरूरी नहीं होता है सबकी बातें सुनी जाए। लाइफ में 1 या 2 व्यक्ति रखिए अपने आइडियल, उनकी बातों को सुनिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी बात कहेगा। कोई भी यूट्यूब पर एक इतना सा भी वीडियो बना रहा ना, तो उसका कोई ना कोई स्वार्थ जरूर है, चाहे वो फॉलोइंग का हो चाहे कैसे भी हो। ऐसा कोई इस धरती पे निस्वार्थ व्यक्ति कोई नहीं है। मैंने आपको कई बार बोला है कि फ्री की चीजें भी, उनके पीछे भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। तो ये तो भूल जाइए आप कि ये मुझे बहुत सही होगा, नहीं, आपको ये लग रहा है कि मुझे इस व्यक्ति से फायदा हो रहा है तो मैं इसकी बात सुन रहा हूं, मेरा डिसिप्लिन बन रहा है, मुझे एक मोटिवेशन मिल रहा है कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, तो मुझे इसकी बात सुननी है। अब ऐसा नहीं कि आप सबकी बातें सुने, 1 या 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति जिनकी बातें आपको पढ़ाई में आपको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दे रही हैं उनकी सुनिए, बाकी आपको सबकी बातें नहीं सुननी। तो 2 या 3 बातें, 2 या 3 चैनल फॉलो कीजिए, इसके अलावा सबको अनफॉलो कीजिए। सोशल मीडिया वर्चुअल दुनिया आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी जब तक आप रीडिंग, रिविजन और रिकॉग्नाइजेशन, इन तीनों को बहुत कंप्लीटली, बहुत ताकत के साथ फॉलो आप नहीं करते। चौथी और पांचवी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये लगता है कि छठी चीज है कि सर मैं टेस्ट देता हूं उसमें मेरे नंबर बहुत कम आ जाते हैं और मुझे बड़ा डिप्रेस्ड फील होता है। एक सवाल ऐसा ही आता है कि सर कोई कोचिंग का है, मैं ये लाइब्रेरी बैच ज्वाइन कर लूं क्या? लेकिन मैंने किया तो मुझे लगा कि उन्होंने ही चीजें यही पढ़ना है, यही टाइम टेबल फॉलो करना है। ये
स्वतंत्रता है, मतलब बाध्यता जो होती है ना, वो कभी अचीवमेंट मोटिवेशन को बढ़ावा नहीं देती है। मैं फिर कह रहा हूं, एक एनवायरमेंट चुनिए, अच्छे लोग चुनिए, जहां आपसे अच्छी पढ़ाई होती है उसको चुनिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, अपने टॉपिक डिसाइड कीजिए और उसके अनुसार पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ज्यादा संभावनाएं बन जाएंगी। समझ रहे हो? इसका तरीका क्या ढूंढना है? मान लीजिए आपने एक टेस्ट दिया, टेस्ट देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? देने चाहिए टेस्ट, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन टेस्ट में नंबर कितने आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने इस टेस्ट को दिया, जैसे मान लीजिए हमने ऑफलाइन टेस्ट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड स्टार्ट की, और ऐसे थर्ड ग्रेड का भी 2-3 मेगा टेस्ट करवाएंगे। मान लीजिए आपने टेस्ट दिया और टेस्ट देते ही 5 गलतियां हुई पहले टेस्ट में, नंबर आपके चाहे 20 आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन होना क्या चाहिए कि वो 5 गलतियां अगले टेस्ट में आपकी नहीं होंगी, लेकिन टेस्ट संख्या 2 में आपकी नई 6 गलतियां होगी। ये 5 हटा दीजिए, 6 हटा दीजिए, आप 8-10 टेस्टों तक, यदि एग्जाम से पहले यदि टोटल 100 गलतियां यदि आप अपनी लाइफ से हटा देते हैं, तो आप मान के चलिए कि 100% आप सिलेक्शन लेके जाएंगे। आपको नंबरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं जो गलती कर रहा हूं उन गलतियों को हटाना है, और ऐसी 100 गलतियां परीक्षा से पहले पहले टेस्ट देने के दौरान मैं इन गलतियों को अपनी लाइफ से खत्म कर दूंगा। निश्चित रूप से तुम सिलेक्शन की ओर बढ़ जाओगे। समझ गए? फ्रीडम को चुनिए, अपने अनुशासन को चुनिए, ना किसी के थोपे के अनुशासन को चुनिए। यदि आपको फायदा होता है किसी ऐसे बैच से, आपका एक रूटीन बनता है और आपको लग रहा है कि मेरा अचीवमेंट मोटिवेशन बढ़ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, तो निश्चित रूप से कीजिए, लेकिन अपने आप को रोंद कर अपने आप को कि यार पढ़ना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ये अंदर के मोटिवेशन को समाप्त कर देता है और ये लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। 1.5-2 महीने में आप इतने परेशान हो जाओगे कि वहां पिछड़ने लग जाओगे और वो प्रेशर इतना बड़ा क्रिएट हो जाएगा कि आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो ये बहुत जरूरी है, जो चीज मैंने आपको बोली है इसको फॉलो करें। और ये इसलिए फॉलो करना जरूरी है क्योंकि बाकी तो सब लोग कर ही रहे हैं, सोशल मीडिया का पूरा आनंद ले ही रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। एक लास्ट जो सवाल है आप लोगों का इसी वीडियो से संबंधित, ये कई सवालों का जवाब है कि सर हम कितनी % टाइम जो है वो थ्योरी को दें, थ्योरी को हम कितना % दें, 50 दें, 60 दें या 70% दें, ठीक है। PYQ को हम कितना समय दें, टेस्ट वगैरह को या हम मॉडल पेपर वगैरह को हम कितने दें। देखो, मॉडल पेपर का मैं हमेशा कभी भी समर्थक नहीं रहा। मुझे हमेशा ये लगता है, जो मैंने फॉलो किया है, और मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, लेकिन मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि शॉर्ट नोट्स बनाना एक बहुत कारगर तकनीक है, क्योंकि आप बहुत उलझे हुए हो और शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। लेकिन जैसे आप थ्योरी की बात आती है तो आप लोग क्या हो रहे हो, कई बच्चे कह रहे हैं सर हम PYQ पढ़ जाएं क्या। PYQ अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में तो फिर भी आ रहे हैं, RPSC में तो PYQ इतने आ ही नहीं रहे, वो तो कंप्लीट एनालिटिकल पेपर बना रहा है, वहां तो आपको सोचना पड़ेगा कि पेपर कैसे आ रहा है। वो तो ये तक सोच रहे हैं कि कोचिंगों की, जो कोचिंगों के नोट्स हैं, मतलब जो आपके बड़े नाम है कोचिंगों के, उनके नोट्स तो ये सोच रहे हैं कि नोट्स में तो प्रश्न ही नहीं आना चाहिए, उनका तो ये टारगेट तक है। और RS मेंस में तो स्थिति ये थी कि जिन्होंने देखा ना कि एक जैसी कॉपियां जिन्होंने लिख दी, एक ही कोचिंग के नोट्स लिख दिए, उन बच्चों को नंबर ही नहीं दिए उन्होंने, जो हटके लिखा उनके नंबर आ रहे हैं। RPSC कुछ अलग लेवल पे चल रही है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, थ्योरी होती है। और यहां आप कम से कम मेरे अकॉर्डिंग 60 से 70% टाइम आपको थ्योरी को देना चाहिए। और जो भी आप टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो, जिससे पढ़ रहे हो, आपकी मर्जी है, लेकिन इसको आप इतना टाइम जरूर दीजिए, क्योंकि यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उसके बाद आप जैसे आपने टॉपिक पढ़ा, तो मैंने कहा कि आप 10% या 15% टाइम जो है PYQ को दीजिए, और लास्ट में आप टेस्ट इसलिए दीजिए क्योंकि आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा। तो उस टेस्ट को आप 10% या 15% टाइम इसको आप देते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप फॉलो करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग एक बेहतरीन तरीका हो सकता है भीड़ से अलग करने का, अपने आप को साबित करने का। और इन सब से भी अंतिम स्थिति जो सबसे जरूरी है, मानसिक रूप से संतुलन बनाते हुए अपने ऊपर ही विश्वास रखकर कि मैं अच्छा कर रहा हूं और मैं अच्छा कर जाऊंगा, तो निश्चित रूप से आपको हटकर अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये वही बातें हैं जो मैं अलग अलग वीडियो में बता चुका हूं। आज एक कॉमन वीडियो के माध्यम से केवल मैंने इतना बताया है। थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखिए, कहीं भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा आप ये अनुशासन मेंटेन कर जाते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर जाते हैं, ये RRR मेंटेन कर जाते हैं, और जो आपके पास कंटेंट है उसको टाइमली आप उसमें अपडेट करते हुए अपने शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, तो फिर आप कोई भी कंपटीशन एक को चुन लीजिए, आप निश्चित रूप से उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक उस बच्चे के सवाल का जवाब था, लेकिन ये मुझे लगता है कि आप सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद।